प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज इस ई व्याख्यान में हम पेपर डिस्कशन करेंगे। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय का पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है और 2020 की परीक्षा में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित इस वर्ष की परीक्षा में व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए जो पेपर दिया गया था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि प्रश्न पत्र कितने खंडों में या कितने भागों में आता है और किस प्रकार से इसका मार्क्स डिवाइडेशन है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको सिलेबस के अंतर्गत ये बताया था कि ग्रेजुएशन में और पीजी में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी एक पुस्तक की बजाय एक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करनी होती है। एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ना होता है। पूरे वर्ष आप उस निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार किताबों का चयन करते हुए अध्ययन करते हैं, चाहे एक पुस्तक से मिले या अनेक पुस्तकों से मिले या फिर कोई और सोर्स हो सकता है जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा और पाठ्यक्रम ही महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्ययन करना होता है और प्रश्न पत्र भी उसके अनुसार ही आता है। बीए में जो प्रश्न पत्र आते हैं, चाहे विषय अर्थशास्त्र हो या फिर समाजशास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो या इतिहास हो या कोई और अन्य विषय आपने चयन किया हो, आपको उसके दिए हुए पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना होता है और प्रश्न पत्र जो है वो पाठ्यक्रम को पूरी तरह से समाहित करते हुए पूछा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा बीए के लिए अर्थशास्त्र विषय के लिए प्रथम और द्वितीय के लिए जिस तरह से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और दूसरे विषयों के साथ भी वैसे किया जाता है, वो इस प्रकार से है। पैटर्न इसका परीक्षा का जो पैटर्न है वो इस तरह से है। प्रश्न पत्र प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र है और द्वितीय भारतीय आर्थिक पर्यावरण है। दोनों ही प्रश्न पत्र 100 अंक के होते हैं और जो प्रश्न पत्र डिवाइडेशन होता है वो इस तरह से होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो 3 भागों में, दूसरे पेपर भी इस तरह से होते हैं, लेकिन जो पेपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेपर 3 भागों में विभाजित होता है। पूरा पेपर 100 अंक का होता है और 3 घंटे के लिए होता है। पेपर 3 भागों में डिवाइड होता है। पार्ट ए यानी खंड अ, पार्ट बी यानी खंड ब और पार्ट सी यानी कि खंड स। पार्ट ए में सिलेबस के आधार पर प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न पूछते हुए कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात आपको पता है कि सिलेबस एक पेपर के लिए 5 यूनिट में विभाजित होता है। तो पहले पेपर के लिए 5 यूनिट निर्धारित है। उन 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट ए में और ये छोटे प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि इनके उत्तर 50 शब्दों में देने होते हैं। 50 शब्दों तक दिए जा सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। अर्थात पार्ट ए के कुल प्रश्न 10 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी कि कुल 20 अंकों का यह प्रथम भाग होता है। द्वितीय भाग जो है पेपर का वो पार्ट बी है, खंड ब है। यह जो खंड है, इस खंड में पूरे सिलेबस में से प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि यूनिट 1 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनिट 2 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनिट 3 में से भी 2 प्रश्न और 4 में से भी 2 प्रश्न और 5 में से भी 2 प्रश्न होंगे। लेकिन प्रत्येक यूनिट में से कोई एक प्रश्न विद्यार्थी को अटेंड करना होता है। अर्थात कुल 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक यूनिट में से 2-2 होते हैं, लेकिन प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होते हैं, यानी कि 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने होते हैं, लेकिन हर यूनिट में से एक प्रश्न करते हुए। यद्यपि वर्ष 2020 का जो
प्रश्न पत्र था, पूरा पेपर आया था, लेकिन कोरोना काल के आने के बाद में कुछ छूट दी गई थी। लेकिन जो प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित होती है उसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे देखिए कि खंड ब के जो प्रश्न होते हैं वो कुल 5 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। इस तरह से कुल 5 प्रश्नों के 50 अंक निर्धारित है। खंड स में सिलेबस में निर्धारित 5 यूनिट में से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई 2 करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं। अर्थात 2 प्रश्नों के लिए 15 अंक, 15 इंटू 2 यानी कि 30 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से पार्ट ए 20 अंक का, जिसमें कुल 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक यूनिट में से 2-2 और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पार्ट बी 50 अंक का, कुल 10 प्रश्न, प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कोई एक प्रत्येक यूनिट में से करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होते हैं और 250 शब्दों तक उत्तर दिया जा सकता है। 10 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित होते हैं, कुल 50 अंक का। पार्ट सी 30 अंक का है, कुल 2 प्रश्न करने होते हैं, कोई से भी 2 प्रश्न करने होते हैं और 300 शब्दों तक उत्तर दिया जा सकता है। अब देखिए, पहला पार्ट ए 20 अंक, पार्ट बी 50 अंक, पार्ट सी 30 अंक, कुल 100 अंक। अब एक और चीज़ देखिए, पार्ट ए में कोई भी विकल्प नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पार्ट बी में विकल्प है लेकिन यूनिट के अंदर ही है, यानी प्रत्येक यूनिट में से एक एक करते हुए आगे बढ़ना है। और पार्ट सी में पूरी तरह से विकल्प मौजूद है, आप कोई से भी 2 प्रश्न कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं 2020 में, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 2020 के प्रश्न पत्र में आप देख रहे हैं, पार्ट ए में प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हुए कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 1 में। और इसमें इकाई में बांटा गया है, कई बार इकाई में नहीं बांटते हैं तो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से करते हुए कुल 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। सभी के लिए 20 से 50 शब्दों तक आप उत्तर दे सकते हैं। सभी के लिए 2-2 अंक दिए हैं। प्रश्न पहला है, पहले प्रश्न का जो फर्स्ट है वो है, अर्थशास्त्र में दुर्लभता से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न जो पूछा गया है यह है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में से, और परिभाषाएं मुख्य रूप से 4 भागों में बांटी गई है। एक तो है धन के विज्ञान के रूप में, दूसरी परिभाषा है कल्याण के अर्थशास्त्र के रूप में, तीसरी परिभाषा है दुर्लभता से संबंधित परिभाषा जो कि रॉबिन्स ने दी थी, और चौथी परिभाषा विकास केंद्रित होती परिभाषा है। और ये जो तीसरी परिभाषा है अर्थशास्त्र दुर्लभता से संबंधित, जो कि रॉबिन्स ने दी थी। दुर्लभता का मतलब यहाँ पे सीमितता से है, यानी कि 3 मुख्य बातें इसमें रॉबिन्स ने कही थी कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, यानी असीमित होती हैं, लगातार चलती ही रहती है, यानी कि एक को आप पूरी करो तो दूसरी तैयार रहती है, अनंत आवश्यकताएं होती है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अर्थात इन अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन सीमित होते हैं, यानी कि दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ दुर्लभता से अर्थ ये साधनों की सीमितता से है। दूसरा प्रश्न यानी कि फर्स्ट प्रश्न का पहले प्रश्न का सेकंड जो क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। तो अब आप इसमें जो पुस्तकें हैं उनमें से आप पढ़ के इसमें उत्तर दे सकते हैं। वैसे शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और फिर है थर्ड क्वेश्चन है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता की माप क्या है। तो उपयोगिता के 2 पार्ट है, 2 तरह से उपयोगिता को समझाया गया है। एक तो है गणनावाचक उपयोगिता धारणा और दूसरा है
क्रमवाचक उपयोगिता धारणा। गणनावाचक उपयोगिता धारणा मार्शल ने दी थी, जिसमें ये कहा है कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, यानी कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है। और गणना करने के लिए उन्होंने बताया था कि एक काल्पनिक इकाई यूटिल्स का उपयोग किया था, लेकिन उसका माप जो होगा वो यानी मेजरमेंट किया जाएगा वो उसकी कीमत के आधार पर किया जाएगा, अर्थात वस्तु की उपयोगिता उसके बदले दी गई कीमत के आधार पर मापी जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, मांग की तिरछी लोच से आप क्या समझते हैं? यानी मांग की जो लोच है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में आपको बताना है। मांग की जो लोच होती है वो कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। आड़ी लोच ही तिरछी लोच है, और तिरछी लोच के बारे में आपको बताना है। यानी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उससे संबंधित वस्तु जो कि पूरक हो सकती है, प्रतिस्थापन हो सकती है, उसकी मांग में क्या अंतर आता है, इसका माप मांग की तिरछी लोच करती है। इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थिर लागत क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? यह है उत्पादन से संबंधित, यानी उत्पादन लागतों से संबंधित। अल्पकाल में दो प्रकार के साधन होते हैं, एक तो होता है स्थिर, दूसरा होता है परिवर्तनशील। तो स्थिर साधनों पर जो लागत आती है वो स्थिर लागत कहलाती है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट 6, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताने वाला जो फलन है वो उत्पादन फलन कहलाता है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि 4th यूनिट से पूछा गया, कार्टेल क्या है? कार्टेल क्या है? व्हाट इज कार्टेल? कार्टेल अल्पाधिकार से संबंधित हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत जो विक्रेता होते हैं वो संधि कर लेते हैं आपस में, कार्टेल बना देते हैं, एसोसिएशन बना देते हैं। एसोसिएशन का एक ग्रुप होता है कार्टेल। और फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट 8 जो है, एकाधिकारी प्रतियोगिता के कोई दो मुख्य लक्षण बताइए। तो आपको इसमें ये लिखना है, आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में बताना है, दो उसकी मुख्य विशेषताएं बताती हैं। मैं आपको बता दूं, 3 तरह के मुख्य मार्केट होते हैं। एक तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं। एक होता है उसके एकदम विपरीत, जिसमें केवल एक अकेला विक्रेता होता है, किसी भी वस्तु का एक अकेला विक्रेता है, उत्पादक होता है, तो वो होता है एकाधिकार। लेकिन इन दोनों के बीच की स्थिति होती है एकाधिकारी प्रतियोगिता। और इन दोनों के बीच की एकाधिकारी प्रतियोगिता, उसके अंतर्गत कुछ एकाधिकार होता है तो प्रतियोगिता भी होती है आपस में, सेलर्स यानी कि विक्रेता या उत्पादकों के बीच में। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखनी है। फिर क्वेश्चन है 5th यूनिट से, अर्ध लगान क्या है? क्वेसिरेंट यानी कि आभास लगान या अर्ध लगान। ये क्वेश्चन है 5th यूनिट का, जो कि आपके वितरण के सिद्धांतों के अंतर्गत, लगान के अंतर्गत है। और फिर क्वेश्चन है, सकल और शुद्ध लाभ के बीच क्या अंतर है? ग्रॉस और नेट प्रॉफिट के बारे में आपको बताना है। इसके लिए आपको लाभ के सिद्धांतों को पढ़ना होगा। फिर क्वेश्चन है, फिर जो है पार्ट बी शुरू हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद में पार्ट सी शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट 1 से, विश्लेषण के निगमन और आगमन रीतियों में क्या अंतर है, समझाइए। या तो ये कीजिए, या फिर इकाई 1 का ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर के रूप में, प्रावेगिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। यानी कि प्रावेगिक का मतलब यहाँ पे ये दोनों ही प्रश्न जो हैं अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों से संबंधित है। निगमन आगमन भी रीतियां हैं और प्रावेगिक विश्लेषण भी एक तरह से रीतियों से ही उत्पन्न हुआ है। यानी कि अर्थशास्त्र की रीतियां जो कि स्थैतिक भी होती है और प्रावेगिक भी, इन दोनों के प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इसका उत्तर अच्छी तरह से पढ़ के देना है। मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसमें आप पढ़ के दे सकते हैं। इन दोनों के उत्तर हैं उसमें। सेकंड यूनिट में से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, उपभोक्ता का संतुलन क्या है? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का उपयोग द्वारा
उपभोक्ता के संतुलन को कैसे प्राप्त किया जाता है, समझाइए। और इसके अथवा में, यानी कि या तो ये क्वेश्चन करना है या फिर ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जो, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, मूल्य प्रभाव को हिग्सन विधि द्वारा आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करें। चित्र की सहायता से आपको बताना है। इन दोनों में से प्रश्न में से कोई एक प्रश्न करना है सेकंड यूनिट से। फिर है क्वेश्चन यूनिट थर्ड से सिक्स, छठा प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। उत्पादन का कौन सा चरण उत्पादक के लिए सबसे उपयुक्त होता है और क्यों होता है। इसमें दूसरा चरण सबसे तीसरा चरण सबसे उपयुक्त होता है, क्यों होता है, उसके लिए आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इसके ऑप्शन में है सातवां प्रश्न, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट टीसी, कुल निश्चित लागत यानी टीएफसी, कुल स्थिर लागत भी कह सकते हैं इसको, और कुल परिवर्तन या परिवर्तनीय लागत यानी टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच संबंध को संक्षेप में बताएं। चित्र की सहायता, एक चित्र है जिसकी सहायता से इसको बताया जा सकता है, बड़ा आसानी से चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। जब आप इसके ई लेक्चर सुनेंगे पढ़ेंगे तो इसको कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन यूनिट 4 में से 8 और 9 क्वेश्चन, इनमें से कोई एक करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए अल्पकाल में साम्य कीमत और साम्य मात्रा निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। चित्र की सहायता से आपको इसको समझाना है। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं और क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है, तो अल्पकाल में कीमत और साम्य की मात्रा को चित्र की सहायता से आपको समझाना है। 9वां क्वेश्चन है, यदि आप 8वां करें या 9वां करें कोई एक करना है। अल्पाधिकारी बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या है। अल्पाधिकारी बाजार के तहत कीमत दृढ़ता की व्याख्या कीजिए। यानी ओलिगोपोली का मतलब होता है इसमें कुछ ही विक्रेता होते हैं, 3 या 5 तक हो सकते हैं, 2 से अधिक होते हैं लेकिन, तो उसमें किस तरह से कीमत रिजिडिटी आती है, यानी एक विक्रेता अपनी कीमत को कम करता है तो दूसरा भी मजबूरन कम कर सकता है। तो किस तरह से कीमत रिजिडिटी है, प्राइस रिजिडिटी है, और किस तरह से उसका विंकुचित मांग वक्र होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 5 का क्वेश्चन है 10 और 11। 10वां प्रश्न है, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या तो ये प्रश्न कीजिए या फिर 11वां प्रश्न कीजिए जिसमें है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा है दुर्लभता लगान, स्कार्सिटी रेंट। और यहाँ ये प्रश्न आपके पूछे गए थे पार्ट ब में, और अब खंड स या पार्ट सी शुरू होता है जिसमें आपको कोई से 2 प्रश्न करने हैं। ये 12, 13, 14, 15 और 16 प्रश्न, यानी कि हर यूनिट में से एक एक प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न इस तरह से है। 12वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को मेरे द्वारा ई लेक्चर अपलोड किए गए हैं, उसको पढ़ के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 13वां है, मांग क्या है, मांग का नियम बताइए। मांग वक्र का ढाल नकारात्मक यानी नेगेटिव, यानी बाएं से नीचे दाईं और गिरता हुआ क्यों होता है। आरेख के यानी कि चित्र की सहायता से आपको, डायग्राम की सहायता से इसको समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, जो कि 3rd यूनिट से पूछा गया है। पैमानों के प्रतिफल के नियमों को समझाइए, यानी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बताना। यानी कि परिवर्तनशील साधनों का नियम जो है आपको प्रश्न पूछा गया था पार्ट बी में, वो तो है अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमानों के प्रतिफल के द्वारा पढ़ा जाता है। इसको आप भली भांति समझ कर इसको लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि 4th यूनिट से पूछा गया है। इसमें है एकाधिकार क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए तथा अल्पकाल में संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा निर्धारण की सचित्र व्याख्या कीजिए। ये एकाधिकार के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया था कि एक अकेला विक्रेता होता है तो वो अपनी कीमत को घटा बढ़ा सकता है, अपनी पूर्ति पर भी उसका नियंत्रण रहता है, और उसका मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, और एमआर उससे भी नीचे होता है। तो एमआर और एमसी जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या बराबर होते हैं, वहाँ पे संतुलन की स्थिति होती है। उससे सीधी ऊपर रेखा जब मांग वक्र यानी एआर तक खींचते हैं, वहाँ से वापस उस बिंदु को वर्टिकल जो एक्सिस है उसको मिलाते हैं तो प्राइस निर्धारित होती है। इस तरह से आपको इसको बताना है।
और फिर है लास्ट क्वेश्चन 16वां, जो 5वीं यूनिट में से पूछा गया है, कीन्जियन तरलता पसंद सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न है ब्यास के सिद्धांत से लिया गया है, और ब्यास के सिद्धांत कीन्स द्वारा तरलता पसंदगी सिद्धांत जिसको कहते हैं, तरलता पसंदगी सिद्धांत, लिक्विडिटी डिफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कीन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। इसको आप विस्तार से समझकर और लिखेंगे। शॉर्ट में मैं बता देता हूं, कीन्स ने ब्यास के सिद्धांत के रूप में तरलता पसंदगी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें मुख्य रूप से पूंजी की मांग यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर ब्याज निर्धारित होता है। मुद्रा की मांग के लिए उन्होंने 3 मोटिव बताए थे, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है प्रीकॉशनरी मोटिव यानी आकस्मिक खर्चे, और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव यानी कि सट्टा उद्देश्य। 3 उद्देश्यों के कारण से हर व्यक्ति को या हर घर परिवार को या निवेशकर्ता को रुपयों की या मुद्रा की आवश्यकता होती है। ये 3 मोटिव होते हैं, और इनके आधार पर मुद्रा की मांग निर्धारित होती है और मुद्रा की पूर्ति बैंक द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा किस तरह से मुद्रा की पूर्ति की जाती है, ये मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों मिलकर ब्याज को निर्धारित करते हैं। इस तरह से इसको आपको लिखना होगा, पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ के इसको समझ के फिर लिखिए। धन्यवाद।